आज हम मुगल सल्तनत के एक ऐसे बादशाह की कहानी में उतरेंगे जिसके किरदार को समझना कह सकते हैं आसान नहीं है। हम बात कर रहे हैं चौथे मुगल बादशाह जहांगीर की। एक ऐसा शासक जो कला का इतना बड़ा पारखी था कि उसकी नज़र से कुछ छिप नहीं सकता था, लेकिन सियासत के लिए वो उतना ही बेरहम भी हो सकता था। जहांगीर का दौर असल में विरोधाभासों का दौर था, जहां एक तरफ न्याय की जंजीर थी तो दूसरी तरफ अपनों का ही खून। तो चलिए इस पेचीदा शासक की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये शब्द खुद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखे हैं। और सोचिए, ये एक लाइन ही कला, खासकर पेंटिंग से उसके गहरे रिश्ते को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। वो सिर्फ एक अमीर बादशाह नहीं था जो कलाकारों को पैसा देता था, नहीं, उसकी अपनी नज़र एक माहिर जौहरी जैसी थी जो कला के हर छोटे से छोटे पहलू को पहचानती थी। वैसे बादशाह बनने से पहले जहांगीर का नाम था शहजादा सलीम। वो महान अकबर का बेटा था, लेकिन बाप बेटे के बीच तख्त को लेकर एक अजीब सी कश्मकश हमेशा बनी रही। सत्ता की चाहत इतनी ज्यादा थी कि सलीम ने एक वक्त पर अपने ही पिता अकबर के खिलाफ बगावत तक कर दी थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई। और फिर जब 1605 में वो तख्त पर बैठा तो सलीम का नाम इतिहास में पीछे छूट गया। उसने उपाधि ली जहांगीर की, जिसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसके इरादों का एक तरह से ऐलान था कि वो मुगल साम्राज्य को नई बुलंदियों पर ले जाने वाला है। जहांगीर के 22 साल के शासन में इतिहास ने कई अहम मोड़ लिए। देखिए, गद्दी पर बैठते ही उससे अपने ही बेटे खुसरो की बगावत का सामना करना पड़ा। फिर उसने नूरजहां जैसी ताकतवर महिला से शादी की। मेवाड़ के साथ वो ऐतिहासिक संधि की जो अकबर भी नहीं कर सका था। लेकिन दूसरी तरफ कंधार जैसा जरूरी इलाका हाथ से गंवा भी दिया। जहांगीर के किरदार और उसके शासन की असली कहानी इन्हीं उतार चढ़ावों और विरोधाभासों में छिपी है। एक तरफ वो इंसाफ का ऐसा रखवाला बनना चाहता था कि कोई भी आम इंसान सीधे उस तक पहुंच सके, तो दूसरी तरफ उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, खासकर जब बात सल्तनत की सुरक्षा की हो। जरा कल्पना कीजिए, आगरा के किले से सोने की एक भारी जंजीर लटक रही है जिसमें दर्जनों घंटियां बंधी हैं। कोई भी फरियादी, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर उसे इंसाफ चाहिए तो वो बस उस जंजीर को खींच सकता था और उसकी आवाज सीधे बादशाह के कानों तक पहुंचती थी। यही थी जहांगीर की मशहूर जंजीर-ए-अदल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद स्याह था। जिस बादशाह ने आम लोगों के लिए न्याय की जंजीर लगवाई, उसी ने तख्त के लिए खतरा बने अपने ही बेटे खुसरो की आंखें फुड़वा दीं। और शायद उसका सबसे क्रूर फैसला था सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड देना। इस एक घटना ने मुगलों और सिखों के रिश्तों में वो कड़वाहट घोल दी जो सदियों तक खत्म नहीं हुई। अब जहांगीर के शासनकाल के दूसरे हिस्से की कहानी नूरजहां के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। वो सिर्फ एक मल्लिका नहीं थी, बल्कि वो पर्दे के पीछे से पूरी सल्तनत पर हुकूमत कर रही थी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक महिला हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक बन गई। तो हुआ ये कि 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की और उसे नाम दिया नूरजहां, यानी दुनिया की रोशनी। और वो सचमुच अपनी काबिलियत और सियासी समझ से चमक उठी। जैसे जैसे जहांगीर का ध्यान शराब और अफीम में ज्यादा लगता गया, सल्तनत की असल बागडोर नूरजहां के हाथों में आती गई। नूरजहां ने ये सब अकेले नहीं किया। उसने अपने परिवार का एक ऐसा मजबूत गुट बनाया जिसे इतिहास में नूरजहां जुंटा कहा जाता है। इस गुट की लीडर तो खुद नूरजहां थी, लेकिन उसके साथ थे उसके काबिल पिता एतमादुद्दौला, जो वजीर आजम बने, उसकी मां असमत बेगम, उसका चालाक भाई आसफ खान, और हाँ, शुरुआती दिनों में तो उसका दामाद शाहजहां भी इसी टीम का हिस्सा था। नूरजहां की ताकत सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं थी। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में भी उसकी गहरी दिलचस्पी थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो खूबसूरत मकबरा जो उसने अपने पिता एतमादुद्दौला के लिए बनवाया। आगरा में बना ये मकबरा 2 वजहों से बहुत खास है। एक तो ये कि ये पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत थी, और दूसरा, यही पहली बार पित्रा दुरा तकनीक का जमकर इस्तेमाल हुआ, जिसमें संगमरमर को तराशकर उसमें कीमती पत्थर जड़े जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये मकबरा न होता तो शायद ताजमहल भी वैसा न होता जैसा आज हम उसे देखते हैं। और अब बात करते हैं जहांगीर की उस विरासत की जिसके लिए उसे सबसे ज्यादा याद किया जाता है। वो है कला। उसके शासनकाल को बिना किसी शक के मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। और इस सुनहरे दौर का सबसे बड़ा कारण वो खुद था।
जहांगीर की पारखी नज़र ने देश के कोने-कोने से बेहतरीन चित्रकारों को अपने दरबार में जमा किया। इनमें उस्ताद मंसूर जैसे कलाकार थे जो परिंदों और फूलों को कैनवास पर ऐसा जिंदा कर देते थे कि लगता था वो अभी बोल पड़ेंगे। तो वहीं अबुल हसन थे जो इंसानी चेहरे और उनके भावों को पकड़ने में माहिर थे। जहांगीर ने इन्हें सिर्फ दौलत नहीं दी बल्कि नादिर उल अस्र यानी युग का अजूबा जैसी उपाधियां भी दीं। इससे पता चलता है कि वो कलाकारों की कितनी कदर करता था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह स्वर्ण युग कोई हादसा नहीं था। ये जहांगीर के निजी जुनून, असलियत पर उसके जोर और कलाकारों को सीधे तौर पर दिए गए उसके सम्मान का नतीजा था, जिसने मुगल पेंटिंग को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन हर कहानी की तरह जहांगीर के दौर का सूरज भी अब ढल रहा था। उसके शासन के आखिरी साल उतने शानदार नहीं थे। सल्तनत अंदरूनी बगावतों और बाहरी खतरों से जूझ रही थी और बादशाह की सेहत भी अब उसका साथ छोड़ रही थी। ये टेबल जहांगीर के पूरे शासनकाल का एक तरह से सार है। एक तरफ मेवाड़ से संधि जैसी बड़ी कामयाबी, तो दूसरी तरफ कंधार हाथ से निकल जाने की बड़ी नाकामी। एक तरफ दक्कन में जीत, तो दूसरी तरफ पहले बेटे खुसरो, फिर शाहजहां और आखिर में तो उसके अपने ही सेनापति महाबत खान का विद्रोह, जिसने कुछ समय के लिए बादशाह को कैदी तक बना लिया था। लगातार बगावतों और खराब सेहत से जूझते हुए आखिरकार जहांगीर ने 1627 में कश्मीर के पास दम तोड़ दिया। उसे लाहौर के शाहदरा में दफनाया गया। और ये एक दिलचस्प बात है कि पहले मुगल बादशाह बाबर की तरह ही जहांगीर का मकबरा भी आज के हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जहांगीर को किस रूप में याद रखा जाए? एक कला प्रेमी बादशाह जिसने चित्रकला को एक नई पहचान दी, या फिर एक बेरहम शासक जिसने अपने बेटे को अंधा किया और एक गुरु को मृत्युदंड दिया? शायद सच ये है कि वो ये दोनों ही था, एक बेहद पेचीदा विरोधाभासों से भरा इंसान जो मुगल इतिहास की एक बहुत ही अहम और अविस्मरणीय कड़ी है। को कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।